हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DSSB 29 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस के बारे में। अभी तक हम लोगों ने 7, 16, 20 और 27 मार्च को जितने भी DOE के एग्ज़ाम हुए हैं उनके मैथ्स को डिस्कस कर लिया है। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 10 दिनों में काम करने के लिए एक्स श्रमिकों को काम पर रखा गया है, लेकिन चूंकि हर दिन 5 आदमी छोड़ देते हैं इसलिए 12वें दिन के अंत में काम पूरा हुआ। शुरुआत में कितने आदमी थे? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाने के लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है 10 दिनों में काम करने के लिए कितने श्रमिकों को रखा गया है, एक्स श्रमिकों को रखा गया है। यानी हम लोग कह सकते हैं जो टोटल वर्क है हम लोगों का वो कितना होगा, 10x होगा, क्योंकि 10 दिन है, एक्स आदमी है, तो टोटल जो हम लोगों का काम आ गया वो 10x आ गया। अब कह रहा है चूँकि हर दिन 5 आदमी छोड़ देते हैं, अगर पहले दिन x आदमी थे तो अगले दिन x - 5 होंगे, फिर अगले दिन x - 10 होंगे, फिर x - 12 होंगे, और इसी तरीके से ये क्रम कब तक चलता रहेगा, 12 दिनों तक। तो ये जो क्रम है ये 12 दिनों तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो अब हम लोग इससे काम निकालेंगे 12 दिनों में जो इन श्रमिकों के हिसाब से, फिर जो हम लोगों का टोटल वर्क आएगा, और ये जो टोटल वर्क होगा इक्वल होगा, क्योंकि जो काम है हम लोगों का समान है। तो अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इस काम को? तो देखिए पहले दिन x काम कर रहे हैं, फिर x - 5 कर रहे हैं, फिर x - 10 कर रहे हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आप लोगों की AP श्रेणी बन जाएगी, समांतर श्रेणी। कैसे बनेगी? हमने बताया था कि जो समांतर श्रेणी होती है उसमें दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तो जो हम लोगों का अंतर आता है -5 यहाँ पे आया है, फिर दूसरे से जो पहला पद घटाते हैं तब जो अंतर आता है वो हमेशा समान होता है। इसी तरीके से तीसरे से दूसरा घटाएंगे, चौथे से तीसरा घटाएंगे, पाँचवें से चौथा घटाएंगे, तो जब हम लोगों का अंतर -5 ही हर बार आएगा। और जब भी हम लोगों का अंतर -5 आएगा, यानी जब भी सार्वंतर हम लोगों का जब बराबर होगा, तो वो हम लोगों की जो श्रेणी होती है वो AP श्रेणी होती है। तो AP श्रेणी में कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया था जब भी हमें ये टोटल निकालना होगा कि पहले दिन x ने काम किया, फिर x - 5 ने काम किया, तो 12 दिनों तक जो टोटल काम होगा वो कैसे निकालेंगे? तो एक फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, S = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो ये जो है आपका फार्मूला है। तो इस फार्मूले में हम लोग सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। कैसे वैल्यूज़ को पुट करेंगे? जो n होता है हमने बताया था जब तक श्रेणी चल रही है, जैसे यहाँ तक 12 दिनों तक चल रही है तो n की वैल्यू 12 हो जाएगी अपॉन 2 a की वैल्यू पहला पद होता है हमारा यानी x प्लस n - 1, n की वैल्यू हमारी 12 है जैसा कि अभी हम लोग बात कर चुके हैं -1, और d की वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं -5, जो हम लोगों का सार्वंतर होता है दूसरे में से पहला या तीसरे में से दूसरा, वो हम लोगों का d होता है। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, अंदर हो जाएगा 2x + 11 - 5, तो ये हम लोगों का अंदर बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 2x - 55। तो ये जो हम लोगों का काम आया तो ये इस काम के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही काम हैं और एक ही समान काम है, इसलिए इन दोनों को हम लोग जो है इक्वल रख देंगे। तो इसके इक्वल हम लोग रख देंगे 10x, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो ये 10x = 12x हो जाएगा, माइनस 55 और 6 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 330। अब इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे, 12x - 10x = 330, तो 2x = 330, तो x बराबर आ जाएगा हम लोगों का 165, जो कि हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था श्रमिकों की संख्या x कितनी थी, वो हम लोगों की थी 165। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने माना क्वेश्चन में ही दिया गया था 10 दिन और x श्रमिक, तो टोटल काम हम लोगों का आ गया 10x, दोनों की मल्टीप्लाई की। फिर कह रहा है पहले दिन जितने काम कर रहे थे x, अगले दिन उससे 5 कम कर रहे हैं, अगले दिन उससे 5 कम कर रहे हैं, और ये क्रम हम लोगों का 12 दिनों तक चलता रहता है। तो हम लोगों ने इसका जो टोटल काम है वो निकाला। कैसे निकाला? क्योंकि हमें पता चल गया ये जो श्रेणी है ये हम लोगों की समांतर श्रेणी बन रही है, तो समांतर श्रेणी के पदों की योग का फार्मूला लगा दिया, कैलकुलेट किया, तो हम लोगों का आ गया 6 ब्रैकेट में 2x - 55, या कह सकते हैं 12x - 330। फिर हमने जो है दोनों कामों को इक्वल रख दिया, क्योंकि दोनों जो काम है वो एक समान है। जब इक्वल रखा तो हमने पक्षांतर कर लिया, तो 2x = 330 हो गया और x = 165 हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर A का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला पुट करना है। कैसे पुट करेंगे कि S त्रिज्या, R इकाई और ऊंचाई h इकाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है,
जो एस है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसका, जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, जिसमें त्रिज्या r है और h जो है वो ऊंचाई है। तो पूछ रहा s बटे पाई क्या होगा, यानी s में हम पाई से भाग देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो 2 पाई आर एच को हम पाई से डिवाइड करते हैं तो ये हम लोगों का आ जाएगा 2RH, जो कि हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को फार्मूला पता है तो सिर्फ पाई से भाग देना था, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 180 मीटर और 160 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 72 किलोमीटर और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की पटरियों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। तो मैंने बताया था जब विपरीत दिशा में ट्रेन चलेंगी तो चाल जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर 72 है और 54 है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 6 और 7 5 12 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोगों की आ जाती है सापेक्ष चाल, इसको हम लोग कहते हैं सापेक्ष चाल। तो जब विपरीत दिशा में चलती है तो सापेक्ष चाल आपस में जुड़ जाती है और जब समान दिशाओं में चलती है तो सापेक्ष चाल है वो आपस में घट जाती है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम लोगों का मात्रक है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये जो हम लोगों का आंसर आ रहा है ये सेकंड में आ रहा है और ये जो लंबाइयाँ हम लोगों को दी हैं ये मीटर में दी हैं। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों की सापेक्ष चाल आई है 126 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 35 मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोगों का सिंपल क्वेश्चन बन गया, जैसा कि अभी तक हम लोग प्रीवियस पेपर्स में सॉल्व करते हुए आए हैं कि जो हम लोगों से यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक दूसरे से कितने समय में पार करेंगी, समय पूछ रहा है यानी कि। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, एक ही फार्मूला है इसमें, उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। दूरी कितनी है 180 मीटर एक ट्रेन की है, 160 मीटर दूसरी ट्रेन की है, तो दोनों जुड़ जाएंगी। और चाल हमारी कितनी है 35 मीटर प्रति सेकेंड। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 340/35। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 से काट देंगे, 5 7 35, 5 छक्का 30 बचे 4, 5 8 40, तो 9 7 63, 9.7 सेकेंड। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, सबसे पहले हम लोगों को सापेक्ष चाल निकालनी होती है। अगर जब विपरीत दिशाओं में ट्रेन चल रही है तो सापेक्ष चाल आपस में जुड़ जाती है, अगर यही समान दिशाओं में लिखा होता तो ये चाल आपस में घट जाती। फिर हमने देखा जो हम लोगों की सापेक्ष चाल आई है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, जबकि हम लोगों को बाकी मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड में है। तो हम लोगों ने इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया और हम लोगों का जो सापेक्ष चाल आ गई वो 35 मीटर प्रति सेकंड आ गई। फिर हम लोगों को कितने समय में पार करना था ये यानी समय पूछा गया था, तो समय बराबर दूरी बटे चाल का हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया। तो हम लोगों का आंसर आ गया 340/35, सॉल्व कर लिया 9.7 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 8.5 सेकंड में एक टेलीग्राफ के लंबे खंबे से गुजरती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो फिर वही क्वेश्चन है जैसा कि अभी हम लोग प्रीवियस सॉल्व करके आए हैं, बस यहाँ पे देखना है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये सेकंड में है और ये हम लोगों का मीटर में आ रहा है। यानी कि जो हम लोगों की चाल है इसको फिर से हम लोगों को किसमें मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौक 72 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। सेम वैसे ही आप लोगों को लगाना है। अब हम लोगों को चाल पता चल गई और हम लोगों से पूछा गया है दूरी, लंबाई यानी कि दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ये फार्मूला होता है। या हम लोग कह लें कि चाल बराबर दूरी सब बटे समय या दूरी बराबर चाल गुणे समय, एक ही बात है। तो चाल हम लोगों को दी है 20, समय हम लोगों को दिया गया है यहाँ पर 8.5 सेकंड। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 170 मीटर। जो हम लोगों को रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई थी वो आ जाएगी 170 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, चाल बराबर दूरी बटे समय या दूरी बराबर चाल गुणे समय का फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना था और चाल को हम लोगों को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोगों का ऑप्शन आ गया ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 12,276/1.55 बराबर 7920, यानी इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। 12,276/1.55 बराबर 7920। अब हमसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है 122.76 बटे
15.5 इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है। अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर एक भी पॉइंट में दशमलव नहीं है, यहाँ पे दशमलव नहीं है और यहाँ पर 2 अंकों बाद है, यानी कि अगर हम लोग इसको 100 से भाग करें, 2 अंकों का मतलब है 100 से भाग करना, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे 100 से भाग करते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ 7920, इसकी वैल्यू क्योंकि हम लोगों को पता थी तो हम लोग इसको भी 100 से भाग करेंगे बराबर बनाने के लिए। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये 15.5 है और ये 1.55 है, तो एक अंक इधर खिसकाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो हम लोग इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम लोगों का बन गया 7920 बटे ये। तो ये इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 3 जीरो हैं तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 7.920। जितने भी अपॉन में होते हैं उतना दशमलव हम लोगों का बाई ओर खिसक जाता है। जैसे यहाँ पर 3 जीरो है तो दशमलव 3 अंक बाई ओर खिसक गया, हम लोगों का आंसर आ गया 7.920, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू दी थी 122.76 बटे 1.55 की 7920। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें 100 से डिवाइड किया और इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया। तो हम लोगों ने वही प्रक्रिया इधर भी की, क्योंकि कभी भी जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो LHS और RHS जो हम लोगों की बोथ साइड है उसमें सेम प्रोसेस करते हैं, जिससे कि क्वेश्चन में कोई भी परिवर्तन ना हो। अगर आप इस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर नहीं करेंगे तो आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। इसलिए जो प्रोसेस आप एक साइड करेंगे वही प्रोसेस आपको दूसरी साइड करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोगों ने इधर जो प्रोसेस किया इस चीज़ को बनाने के लिए, इसमें हमने जो प्रोसेस किया वही प्रोसेस हमको इधर करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 3/8 को प्रतिशत में लिखें। सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हमने बताया था आपको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंट को अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, क्वेश्चन पे हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 300/8%, भाग कर देंगे तो 37.5% आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 100% से मल्टीप्लाई कर देना था, कैलकुलेट कर लेना था, 37.5% हम लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कीर्ति ने अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ एक घड़ी खरीदी, वह इसे 550 रुपये में बेचकर 10% का लाभ अर्जित करती है। तो हम लोगों ने बात की थी, एक फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि ये जो फार्मूला है इससे लाभ हानि का कोई भी सवाल आपका लग जाएगा। उसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कह रहा है 550 रुपये में बेचकर, यानी विक्रय मूल्य हमको दिया है 550, क्रय मूल्य दिया नहीं, हमने मान लिया x, 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया है 10% का लाभ, तो प्रॉफिट हो गया 10/100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 550 बराबर x इंटू 110 अपॉन 100। ये कैंसिल हो गया, 11×5 = 55 और जी 0, तो x की वैल्यू आ गई 500 रुपये, यानी क्रय मूल्य जो आ गया वो हम लोगों का आ गया 500 रुपये। जब क्रय मूल्य हम लोगों को पता चल गया तो हमसे कह रहा था अंकित मूल्य क्या होगा, और कह रहा है अंकित मूल्य पर 25% की छूट। अंकित मूल्य मान लिया हमने था a, और a पर मिल रही है 25% की छूट, यानी 100 में से 25% की छूट मिल गई तो बटे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज को हटाने के लिए। तो हमको जो घड़ी मिल रही है वो 500 रुपये में मिल रही है, क्योंकि वो जो घड़ी खरीदती है उसका मूल्य हम लोगों ने 500 निकाल लिया है। तो ये हो जाएगा a × 75/100 बराबर 500। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 × 75, 25 दूनी 50, 0, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 2000/3, यानी कि 666.67 रुपये। अंकित मूल्य हम लोगों से पूछा गया था, जो कि हम लोगों का आ गया बी वाला ऑप्शन 666.67 रुपये। सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100। विक्रय मूल्य हम लोगों को 550 दिया था, क्रय मूल्य x हम लोगों ने मान लिया, लाभ हम लोगों को 10% दिया है तो 10 कर दिया, सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू 500 आ गई, यानी कि जो हम लोगों का अंकित मूल्य है वो 500 रुपये, सॉरी जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपये आ गया। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट, अंकित मूल्य हम लोगों ने a मान लिया, इस पे 25% की छूट मिली तो 75/100 हो गया, बराबर 500 जो हमारा क्रय मूल्य है। तो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो हम लोगों को अंकित मूल्य की वैल्यू पता चल गई 666.67। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सोनिया ने 2,50,000 रुपये में 3 BHK फ्लैट खरीदा, इसका मान 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है, 2 वर्ष बाद फ्लैट क्या हो। तो जो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसको हम लोग जो हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला होता है जिसके बारे में हम लोग
बात कर चुके हैं उसी को अप्लाई करते हैं। a बराबर p प्लस 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, जहाँ पर a आपका मिश्र धन है, यानी जो 2 वर्ष बाद फ्लैट का मान होगा, जो फ्लैट की वैल्यू होगी वो आपका a है। p आपका जो है वो जो आपको कीमत दी गई है 2,50,000 रुपये, जो आपका मूलधन है वो है वर्तमान में। r आपकी दर होती है जो आपकी 10% दी गई है, और n आपका समय होता है जो कि आपको 2 वर्ष दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस r की वैल्यू हो जाएगी 10/100। तो r की वैल्यू 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर n की वैल्यू 2 दी गई है, इसको हम लोग लिख देंगे सेम ऐसे ही। ये हो जाएगा 110/100, एलसीएम ले लिया, पावर 2, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ गया 11/10 इंटू 11/10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो ये आपके आ गया इंटू 121। 11 का जो मल्टीप्लाई 11 से होगा तो 121 हो जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा आंसर 302500, जो कि हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी थी। आपको यहाँ पे मूलधन दिया था, समझो, दर दी थी, समय दिया था और मिश्रधन पूछा था, जो कि हम लोगों ने वैल्यू को रख के कैलकुलेट कर लिया। सिर्फ कैलकुलेशन आपको करनी थी यहाँ से यहाँ तक, और आपका आंसर आ जाता 302,500। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को एक बार ग्राफ दिया गया है और कह रहा है कि कंपनी ने वर्ष 2015-16 में 2,50,000 स्कूटी बेची। अब कंपनी ने 2020-21 में अपनी बिक्री को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। उस वर्ष कितनी स्कूटी बेचनी होंगी? तो 15-16 में उसने 2,50,000 स्कूटी बेची, और ये जो आपको है ये आपको प्रतिशत गिरावट बता रहा है कि अगले वर्ष 22% की गिरावट हुई, अगले वर्ष 12% की गिरावट हुई, इसी तरीके से अगले वर्ष 20 वर्ष की, और फिर अगले वर्ष 10 वर्ष की। तो अगर 2015-16 में 2,50,000 स्कूटी बेची, फिर 22% की गिरावट हो गई, तो कितनी उसने बेची? यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि 2,50,000 स्कूटी उसने बेची। अगले वर्ष 22% की गिरावट हो गई, यानी 100 में से 22 घटाया 78 आ गया। इतनी स्कूटी उसने अगले वर्ष बेची। तो ये हम लोगों का आ जाएगा यहाँ से 1,95,000। तो हम लोगों को जो वैल्यू पता चल गई 2015-16 की 1,95,000 पता चल गई। अब कह रहा है अगले वर्ष 12% की गिरावट हो जाती है। जब हमारी 1,95,000 से अगले वर्ष जाएंगे तो हमारी 12% की, यानी कि हम लोगों का बचेगा 88 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा यहाँ से 171600। अब हम लोगों को 2017-18 की पता चल गई। अब 18-19 में जाने के लिए क्या करेंगे? ये जो हम लोगों की वैल्यू है, अब इसमें क्या हो रहा है? 20% की गिरावट हो रही है, यानी 80/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हम लोगों की इसकी जो वैल्यू पता चल जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हम लोगों की आएगी 137280। तो ये हम लोगों की आ जाएगी इसकी वैल्यू। फिर लास्ट में कह रहा है कि 10% की गिरावट हुई, तो इसमें क्या होगा? 137280, 10% यानी 90 बचा अपॉन 100। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 1235552। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमको पता था 2,50,000 बिकी, फिर 22% की गिरावट हुई यानी 78 बची। तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम लोगों की जो वैल्यू आ गई वो 1,95,000 आ गई। फिर 1,95,000 में आपकी 12% की गिरावट हुई यानी 88 बची, 88/100। तो हम लोगों की जो वैल्यू आ गई 1,71,600 आ गई। फिर 1,71,600 से जो हम लोगों की कमी हुई है वो 20% हुई है, यानी 80 बची। तो 80% हम लोगों ने निकाल दिया, 1,37,280 आ गया। फिर 1,37,280 से फिर 10% की गिरावट हुई यानी कि 90 बचा। तो हमने इसका 90 निकाल दिया, तो हम लोगों का 1,23,552 आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट में हम लोगों की वैल्यू आई 1,23,552, ये जो हम लोगों की 2019-20 की आई वो ये वैल्यू आई। अब कह रहा है कि कंपनी ने 20% तक 20-21 में बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो जो हम लोगों की पहले बिकी हैं 19-20 में जो 1,23,552, अब इससे 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, यानी 100 में 20 जोड़ी 120 हुआ बटे 100,
और सॉल्व कर लिया, हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों की जो वैल्यू आ जाएगी 148,262.4, यानी कि इसको नियर अबाउट हम लोग कह सकते हैं 148,263। जो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का दिया है यही राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन ज़्यादा थी। यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोगों को दी थी 2,50,000, फिर हम लोग 22% की गिरावट हुई यानी 78 बचा, फिर 22% गिरावट हुई यानी 88 बचा, फिर 20% हुई यानी 80 बचा, फिर 10% हुई यानी 90 बचा, और उसकी वैल्यू हम लोगों की लास्ट में ये आ गई। फिर उस वैल्यू से कह रहा है कि उससे 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, यानी 120/100 से करके इस फाइंड कर लिया 1,48,262.4 आया, जिसको नियर अबाउट हम लोग 1,48,263 मान सकते हैं, और ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को एक कैलकुलेशन दी गई है और हम लोगों को इसका मान बताना है। तो जो हम लोगों को वैल्यू दी गई है वो ये है 612/17 √8464 बराबर पी का 10%, यानी पी गुणे 10/100। तो हम लोगों ने बात की थी कि सबसे पहले हम लोग भाग को हल करते हैं, तो 612/17 को हल करेंगे। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये हम लोगों की जो वैल्यू आ जाएगी 36 आ जाएगी। 84/64 का जो वर्गमूल है वो 92 होता है, बराबर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो p/10 हो जाएगा। 3692 का जो मल्टीप्लाई होता है वो 33/12 आएगा आप लोगों का, बराबर p/10, तो p बराबर 33,120 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर टी हम लोगों का राइट आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कैलकुलेशन करनी थी और भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, इसको आप लोगों को फॉलो करना था। सबसे पहले आपने भाग लगाया 36 आ गया, 84/64 का वर्गमूल निकाला 92 आ गया, बराबर सिंपली इसको p/10 कर दिया, मल्टीप्लाई की, हम लोगों की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 10 की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को दो संख्याओं का महत्तम समावर्त दे रखा है 19, और उनका अंतर भी 19 दे रखा है। तो इनमें से कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, तो इनको हम लोग जो है ऑप्शन से लगाने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन से ईजिली लग जाएगा। जैसे आप देखेंगे 95-105 का जो अंतर है वो 10 है, और हम लोगों से कह रहा है कि अंतर 19 होना चाहिए, तो यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 160-79 का जो अंतर है वो 19 है, यानी ऑप्शन हो सकता है। 152 और 114 का अंतर निकालेंगे तो 12 में से 4 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 38 आएगा, जो कि 19 अंतर नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 152 और 171 का जो अंतर है वो 19 होगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी और डी हो सकते हैं। अब कह रहा है महत्तम समावर्त 19 है, तो 19 से हम लोग दोनों संख्याओं को डिवाइड करेंगे, और जो दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी वही हमारी संख्या हो जाएंगी। जैसे 19 से अगर 160 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, ना ही 179 डिवाइड होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का नहीं होगा। फिर 19 से 152 डिवाइड करेंगे तो 8 बार में जाएगा, 19 से 171 डिवाइड करेंगे तो 9 बार में जाएगा, यानी दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हम लोग अंतर देख लेते हैं। अंतर देखने के बाद हम लोगों के दो जो ऑप्शन थे वो एलिमिनेट हो गए, सिर्फ दो ऑप्शन बचे बी और डी। इनको निकालने के लिए हम लोगों ने 19 से भाग दिया, जो हम लोगों का महत्तम समावर्त दिया था, उससे भाग देने के बाद जो संख्याएं 19 से डिवाइड हो गई वही हम लोगों का आंसर होंगी। तो इस तरीके से हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को दे रखा है श्रीमान एक्स और उनकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है, यानी कि हम लोग अगर मान लें उनकी आयु 4x है और 3x है, जो उनकी आयु है वो 4x है, उनकी पत्नी की आयु 3x है। यह अनुपात 9:7 होगा कब? 4 वर्ष बाद, यानी 4 अगर हम लोग इसमें ऐड कर दें, 4 वर्ष इसमें ऐड कर दें और अपॉन लगा दें, तो ये हम लोगों का जो अनुपात आ जाएगा 9:7 का आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 28x हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 27x हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, क्योंकि 9 से दोनों की मल्टीप्लाई, 7 से दोनों की मल्टीप्लाई। अब हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, 28x माइनस 27x बराबर 36 माइनस 28, यानी x बराबर आ गया 8 वर्ष। तो x की जब वैल्यू 8 वर्ष पता चल गई तो हम लोगों ने श्रीमान की आयु मानी थी 4x और उनकी वाइफ की आयु मानी थी 3x, तो इनकी जो आयु हो जाएगी 4 गुणे 8 यानी 32, और इनकी जो आयु हो जाएगी 3 गुणे 8 यानी कि 24 वर्ष। तो ये 32 वर्ष हो गया और ये 24 वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि कितने वर्ष पूर्व उनके विवाह हुए थे। हम लोगों ने मान लिया कि y वर्ष पूर्व उनके विवाह हुए थे, तो यदि विवाह के समय 5:3 का अनुपात था तो 32 में से y घटाया और
जो 24 में से y घटाया, y वर्ष पूर्व उनके विवाह हुए थे, यानी जो श्रीमान की आयु थी उसमें से y माइनस किया और 24 में से y माइनस किया, तो उस समय जो अनुपात था वो 5:3 का अनुपात था। मल्टीप्लाई की तो ये हम लोगों का आ गया, इधर मल्टीप्लाई की तो ये 120 हो गया और ये हम लोगों का 5y आ गया। अब पक्षांतर कर देंगे तो 5y माइनस 3y बराबर 120 माइनस 96, ये तो 2y बराबर ये हो गया आप लोगों का 24, तो y बराबर आ गया 12 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष पूर्व उनके जो विवाह हैं वो 12 वर्ष पूर्व हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 को जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले हम लोगों ने जो अनुपात दिया था 4 और 3, तो मान लिया 4x थी उनकी आयु और 3x थी, फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, तो 4 वर्ष दोनों में ऐड कर दिया तो ये अनुपात 9:7 हो जाता है। तो फिर x की वैल्यू जो है हम लोगों की आ गई 8। तो हम लोगों ने आयु निकाल ली 32 वर्ष और 24 वर्ष। जब 32 और 24 पता चल गया तो अब हमसे पूछा था कि कितने वर्ष पूर्व उनके विवाह हुए थे, तो हम लोगों ने मान लिया कि y वर्ष पूर्व उनके विवाह हुए थे, तो 32 माइनस वाई बटे 24 माइनस वाई, तो उनका जो उस समय अनुपात था वो 5/3 था, 5:3 था। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई 12 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष पूर्व उनके विवाह हुए थे। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में या तो आप लोगों को क्वेश्चन गलत दिया गया है या फिर आंसर गलत है, जो ऑप्शंस है वो गलत है, क्योंकि आप लोग देखेंगे 52 और 1225 की मल्टीप्लाई जो है तो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 52 और 1225 की तो 13,700 होगा माइनस 145 बराबर 2 गुणे वाई का 5%, तो y गुणे 5/100, तो 5 दूनी 10 और ये 10 कट गया तो 10 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हम लोग अगर माइनस करते हैं 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 3 6 बराबर y/10। मल्टीप्लाई करेंगे तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 3 5 5 5 0 आ जाएगी, जो कि हम लोगों को ऑप्शन में नहीं दे रखा है, यानी कि या तो इसमें कुछ मिसप्रिंट है क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन में कोई मिसप्रिंट है, क्योंकि जो आपका रूल है वही है, पहले भाग, अगर भाग नहीं है तो गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, उसी से आप लोग इसको लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इसलिए इसका जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को एक तालिका दी है और इसमें कह रहा है कि ये जो आप लोगों के परिवारों की संख्या है, ये बच्चों की संख्या है, कितने परिवारों में एक से अधिक बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक या अधिक बच्चे, जिसमें एक बच्चा है या एक से जो है अधिक बच्चे हैं, तो वो जो हम लोगों की वैल्यू है वो 45,000 है। अब हम लोगों से सिर्फ पूछ रहा है कि एक से अधिक वाले, यानी जो एक से अधिक वाले जो बच्चे हैं, अगर इसमें से हम लोग एक वाले बच्चे घटा दें तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो एक बिल्कुल एक बच्चा किसमें 20,000 में है, तो एक या एक से अधिक 45,000 में है और केवल जो एक है वो 20,000 में है। तो अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो एक से अधिक वाले सब हम लोगों को पता चल जाएंगे परिवार, यानी 25,000 परिवारों की संख्या ऐसी है जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक से अधिक बच्चे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा वो आप लोगों का 25,000 वाला सही हो जाएगा, जो कि आप लोगों का दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के लकड़ी के ठोस गोले से 11 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु जिसका आधार व्यास 16 सेंटीमीटर है, यहाँ आधार व्यास 16 दिया है, यानी इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो 8 सेंटीमीटर। तराशा गया रद्दी हुई लकड़ी का प्रतिशत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जब भी आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग हमेशा आयतन पर ध्यान देंगे, जो भी आप लोगों को दिए गए हैं उनका आयतन निकालेंगे। जैसे यहाँ पे गोला दिया गया है तो गोले का आयतन, यहाँ पे आप लोगों को शंकु दिया गया है तो शंकु का आयतन। पहले हम लोग गोले का आयतन निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग V1 मान लेते हैं। तो गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई R1³। इसकी त्रिज्या हम लोग R1 मान लेते हैं और उसकी R2 और H2 मान लेते हैं। तो इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो 4/3 पाई की भी वैल्यू रख देते हैं 4/3 इंटू 22/7 और R³ की वैल्यू यानी 12 का क्यूब। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों का जो 4/3 पाई R³ को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के पे जो वैल्यू आएगी 7241.14। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। पहले आप 12 का क्यूब निकालेंगे और मल्टीप्लाई करके 21 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का 7241.14 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग शंकु का निकालेंगे V2, इसको मान लेते हैं 1/3 पाई R2H, क्योंकि जो शंकु का आयतन होता है वो 1/3 पाई R² होता है।
तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया है R2 8 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर, और इंटू एच कितना दिया गया है 11 सेंटीमीटर, तो 11। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 64 इंटू 11। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 737.52 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो हम लोगों का गोला था उसका जो आयतन आया है उसमें जो लकड़ी यूज हुई है वो 7241.14 हुई है, और जो शंकु है उसमें जो लकड़ी यूज हुई है वो 737.52 सेंटीमीटर क्यूब हुई है। अब कह रहा है जो रद्दी लकड़ी है, यानी कि ये जो थी इससे हमने ये बनाया, जो शेष लकड़ी बची वो हम लोगों की रद्दी हो गई, जो 7241.14 से जो यूज हुई वो हम लोगों की केवल 737.52 हुई, और यानी कि जो रद्दी बची वो इन दोनों का अंतर होगी। तो अंतर हम लोग रद्दी का निकाल देंगे, तो अंतर निकालने पे हम लोगों का आ जाएगा, जो अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, और 11 में से 5 गया 6, और इधर से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी माइनस करेंगे तो 6503.62 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो रद्दी हम लोगों की आ गई। अब रद्दी की मात्रा पता चल गई, अब तो रद्दी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, रद्दी की मात्रा 6503.62 बटे टोटल जो हम लोगों की पहले मात्रा थी 7241.14 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 89.81%, जो कि हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत ही आप लोग ध्यान से अगर इसको समझेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को गोले का आयतन निकालना था, जो भी आप लोगों की पहली आकृति है उसका आयतन निकालेंगे। तो उसमें जो हम लोगों की रद्दी यूज हुई, जो लकड़ी यूज हुई है वो 7241.14 सेंटीमीटर क्यूब हुई है। फिर शंकु का निकालेंगे तो शंकु में जो लकड़ी यूज हुई है वो 737.52 सेंटीमीटर क्यूब हुई है। अब पहले जो इतनी लकड़ी यूज हुई थी अब इतनी हुई, यानी बाकी बेकार चली गई, तो हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो माइनस जो लकड़ी रद्दी वाली आ गई 6503.62। टोटल हमारी थी 7241। इससे हम लोगों ने परसेंटेज निकाल लिया तो 89.81% आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जून में अमित का पेट्रोल बिल 1200 रुपये है, जुलाई में पेट्रोल का मूल्य 15% बढ़ जाता है, उसकी खपत 15% कम हो जाती है, जुलाई में उसका पेट्रोल बिल ज्ञात करें। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो 10 लीटर यूज कर रहा है, पेट्रोल का मूल्य 120 हो गया तो 1200 के बिल आ गया, क्योंकि हम लोग पता था कि 1200 खर्च कर रहा है, हम लोगों ने मान लिया 10 लीटर यूज करता है तो 10 से डिवाइड किया तो 120 रुपये उसका जो है पेट्रोल का मूल्य आ गया। अब कह रहा है जुलाई में पेट्रोल का मूल्य 15% से बढ़ जाता है, यानी 100 गुणे 115/100 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटा 5 दूनी 10 बचाए 1, 5 15, 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 छंग 12, तो ये हम लोगों का आ गया 6 × 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 रुपये। और कह रहा उसकी खपत 15% कम हो जाती, पहले 10 लीटर यूज कर रहा था, अब खपत कितनी हो गई 85% बची, यानी 85/100। तो इसको डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटा 17, 2 यानी 8.5, 8.5 लीटर अब उसका जो खपत हो गई वो 8.5 लीटर हो गई। अब उसका टोटल बिल कितना आएगा, अब हम लोगों को पता चल गया कि वो 8.5 लीटर खर्च कर रहा है, 1 लीटर की कीमत 138 है, तो यानी टोटल जो बिल आएगा दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1173 रुपये। तो इसमें हम लोगों ने दिमाग लगाया कि 1200 अगर टोटल बिल आ रहा है, हम लोगों ने मान लिया कि वो 10 लीटर खर्च कर रहा है, क्योंकि ऐसी संख्या मानेंगे जहाँ से हम लोग दशमलव से बचने का प्रयास करते हैं, तो हम लोगों ने 10 लीटर मान लिया। तो अगर 10 लीटर वो यूज कर रहा है, टोटल 1200 का बिल आ रहा है, यानी 120 रुपये में पेट्रोल हुआ। फिर कह रहा है 120 से 15% बढ़ गई, यानी 100 में 15 ऐड किया 115/100 हो गई, तो जो मूल्य आ गया पेट्रोल का वो 138 रुपये आ गया। और जो 10 लीटर पहले यूज कर रहा था अब 15% कम हो गया, यानी अब वो 8.5 लीटर यूज कर रहा है, तो टोटल कितना यूज कर रहा है दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1173 रुपये का बिल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोगों को एक चार्ट दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है, और इसमें कह रहा है कि कुछ सेल फोन कंपनियों ने जुड़े उपयोगकर्ताओं और छोड़ने वाले उपयोगकर्ताओं को दर्शाया। सी में जुड़ने वाले नए उपयोगकर्ताओं की संख्या 54,000 है, तो कंपनी ए में जुड़ने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो कह रहा है कि 54,000 है, किसमें, सी में जुड़ने वाले, सी में जुड़ने वाले और कौन से हैं जुड़ने वाले, नीले वाले हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 18 दी गई है, तो 18% की जो वैल्यू दी गई है वो 54,000 दी गई है।
तो 1% की कितनी हो जाएगी, 18 से डिवाइड कर देंगे 3000 हो जाएगी। तो हमसे पूछा कंपनी ए में जुड़े नए उपयोगकर्ता, तो कंपनी ए में कितने जुड़े, 30 जुड़े थे, यानी 30% की जो पूछ रहा है, तो 30 से 3000 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर 1% की वैल्यू 3000 है तो 30% की ज़्यादा होगी। तो ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। 18% की वैल्यू 54,000 दी थी, तो 1% की हम लोगों ने निकाल ली। 30% की वैल्यू पूछ रहा था, तो 1% की 3000 है, तो 30% की 90,000 हो गई। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में 5 मित्रों की औसत लंबाई 158 सेंटीमीटर है। तो इसके बारे में हम लोग लगभग हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया है, तो हमने कहा जब भी औसत लंबाई दी होगी तो सबसे पहला काम कुल योग निकालने का होगा। औसत गुणे टोटल नंबर, तो 5 मित्र हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करके औसत कितना 158। तो जो हम लोगों की टोटल लंबाई आ जाएगी 8 पंचे 40, 5 पचम 25, 4 29, 5 एकम 790 मीटर। पाँचों व्यक्तियों की कुल जो लंबाई है वो आपकी आ गई 790 मीटर। अब कह रहा है उनमें से 4 जो हैं, एक की लंबाई 154 है, एक की 162 है, एक की 160 है और एक की 152 है। यानी इनको अगर जोड़ दे तो 4 की पता चल जाएगी, 5 की पता है, 4 की पता चल जाएगी। घटा देंगे तो हम लोगों को जो बचा हुआ आदमी है या जो बचा हुआ व्यक्ति है उसकी आयु पता चल जाएगी। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 628। तो 5 का टोटल 790 है, 4 का टोटल 628 है, तो 5वें व्यक्ति का कितना हो जाएगा, यानी माइनस कर दें। तो 790 में से 628 माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे हम लोगों का आ जाएगा 162 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लगभग हर पेपर में ऐसा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला है। तो आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें कि जो भी आप लोगों की औसत लंबाई दी है, टोटल नंबर दिए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल लंबाई आ जाएगी। कुल लंबाई 790 मीटर हो गई। उनमें से 4 की हम लोगों को दी है इतनी लंबाई, तो ऐड कर दिया तो 4 की कुल लंबाई पता चल गई। 5 की कुल लंबाई पता है, माइनस कर देंगे तो जो 5वां व्यक्ति है उसकी कुल लंबाई पता चल जाएगी 162 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में एक विशेष विद्यालय में 18 वर्ष से कम आयु के 90% छात्र नामांकित हैं। तो 90% हैं, टोटल हमारा 100 होता है, हमें पता है। उसमें से 90 जो है 18 वर्ष से कम आयु के हैं। कोविड-19 के कारण विद्यालय ऑनलाइन कक्षाएं चला रही हैं, जिसमें से केवल 60% ही नियमित आते हैं। 90 टोटल हैं और उसके 60% ही केवल नियमित आते हैं। यानी कितने नियमित आते हैं हम लोग अगर निकाल सकते हैं यहाँ से, 54%। तो 54% नियमित आते हैं। अब कह रहा है कि यदि 270 विद्यार्थी नियमित है, यानी 54% की जो वैल्यू है वो 270 है, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे 270 बटे 54। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा 9 छाक 54, 9 तिया 27, यानी 1% की वैल्यू हो जाएगी 5। जब 1% की वैल्यू 5 पता चल गई तो टोटल 18 वर्ष से कम आयु के पूछा था। 18 वर्ष से कम कितने हैं, 90%। तो 90% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 × 5 यानी 450। तो टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 450 हैं। नंबर जो 19 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 3, 5, 15 और 18 से विभाज्य वह है। तो इसमें ये भी जो क्वेश्चन है इसको भी अगर हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम लोग छोटे से स्टार्ट करेंगे 400 से। तो 400 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, हमको पता है, क्योंकि इसके जो अंकों का योग है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। और 4 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम लोग उठाते हैं 900। तो 900 देखेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 से भी हो जाएगा। 15 से करेंगे 15 से भी हो जाएगा। 18 से करेंगे तो 18 से भी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 900 है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसको हमने ऑप्शन से इजीली किया। अगर ये भी नहीं होता तो अगली इससे बड़ी संख्या उठाते 2500, फिर इससे बड़ी संख्या उठाते, क्योंकि छोटी से छोटी पूछ रहा है इसलिए हम लोग छोटे से स्टार्ट करते। अगर बड़ा बोलता तो हम लोग बड़े से स्टार्ट करते। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।